नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग आज़ाद अपने YouTube प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की कड़ी में भारत का संवैधानिक विकास पढ़ रहे हैं। पिछली 3 कक्षाओं में हमने 1600 का चार्टर एक्ट, 1726 का एक्ट और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को विधिवत पढ़ा, समझा और उसकी पृष्ठभूमि के बारे में जाना है। आज हम लोग देखेंगे, हमने कल की क्लास में हमने बताया था, कल की क्लास में आपने देखा था कि किस तरीके से 1773 का एक्ट का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। रेगुलेटिंग एक्ट आता है। इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत उसने क्या किया कि देखो, हमने कल भी आपको बताया था, आज फिर एक बार रिकॉल करा दे रहा हूँ। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ये है बंगाल, ये है बम्बई, ये है मद्रास। यहाँ पे सब पे जो एक एक गवर्नर हुआ करते थे 1726 के एक्ट में, तो इन सारे गवर्नर्स के साथ साथ बंगाल के गवर्नर जनरल को एक 4 सदस्य की परिषद दे दी गई। 4 सदस्य की परिषद 4 सदस्य की परिषद दे दी गई और उसके साथ ही साथ उठा के इन दोनों प्रांतीय गवर्नर को भी इस बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया और इस गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इस गवर्नर को क्या कहा जाने लगा? गवर्नर जनरल। बात समझ में आई? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या किया गया कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया और 4 सदस्य की एक परिषद दे दी गई। और ये पहला जो है ऐसा गवर्नर जिसको 4 सदस्य की एक परिषद मिली, वो कौन था? वो था वारेन हेस्टिंग। ये हमने आपको कल बता दिया था। और इसकी पृष्ठभूमि क्या है, इसको एकदम अच्छे से डीप में जाके समझने के लिए आप लोग हमारी प्लेलिस्ट में जाके हमारा लेक्चर नंबर 3 देख सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग आगे के एक्ट पे चर्चा करेंगे कि कंपनी ने भारत में संवैधानिक विकास के क्रम में और कौन कौन से एक्ट पारित किए। तो हमने बताया आपको कि हम लोग 1600 का चार्टर एक्ट, 1726 का एक्ट और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हमने पढ़ लिया है। तो हमने बताया कि 1773 के एक्ट के माध्यम से जो एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई थी कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई और ये भी कहा गया कि यह एक अभिलेखीय न्यायालय होगा। तो 1773 में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई और गवर्नर जनरल, हमने आपको आज तक का जो 1773 तक का स्ट्रक्चर है उसको हम बता देते हैं। 1773 तक का जो स्ट्रक्चर है वो ये है कि 24 सदस्यों का एक ये ग्रुप था जिसको हम लोग कहते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ठीक, राइट, याद आ रहा है? तो 24 जो ये मेंबर थे कंपनी की शुरुआत में, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर प्लस एक गवर्नर जनरल प्लस प्रांतीय गवर्नर। जो प्रांतीय गवर्नर थे, ये बंगाल का केस है, मतलब वारेन हेस्टिंग है, और ये बम्बई और मद्रास के गवर्नर हैं। प्लस एक कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट का भी गठन हो गया है। आप लोग इसको जान पा रहे हैं, रिकॉल कर पा रहे हैं कि आज तक का जो स्ट्रक्चर है वो निकल के क्या आया है? वो निकल के आया है कि ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, ये 24 मेंबर थे। फिर गवर्नर जनरल था। गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया था और प्रांतीय गवर्नर हुआ करते थे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये व्यवस्था बंगाल में थी, ये व्यवस्था बम्बई प्लस मद्रास में थी और ये व्यवस्था कहाँ थी? कलकत्ता में थी। अब आप बताइए, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? ये इतना स्ट्रक्चर समझ में आता है कि ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे 24, ये थे, गवर्नर जनरल था, गवर्नर था, सुप्रीम कोर्ट था। ठीक ना? अब क्या हुआ कि भाई अब इसने एक इसी अधिनियम में 1773 के रेगुलेटिंग में ही, मैं इसे यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 1773 के रेगुलेटिंग में ही उसने क्या कहा था कि जो ये कलकत्ता सरकार है वो बंगाल, बिहार
उड़ीसा के लिए भी कानून बना सकती थी, के लिए विधि सरकार, मतलब इसको एक प्रकार से जो सुप्रीम कोर्ट थी इसको कलकत्ता सरकार का नाम दिया गया। ये क्या था? कलकत्ता सरकार थी। इतनी बात समझ में आई। अब क्या हुआ, आप एक चीज नोटिस करो कि ये जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई ये एक अभिलेखीय न्यायालय कहा गया। अब यहाँ पे जो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद थी, अब ये भी कानून बनाते थे, नियम बनाते थे, और सुप्रीम कोर्ट उस कानून की विवेचना करता था और ये भी कानून इम्प्लीमेंट करता था। अब ये लोग कानून बनाते थे और ये कानून की विवेचना करता था, तो जरूर ये तय है कि अगर विवेचना करेगा तो कोई ना कोई आर्डर भी देगा। और अभिलेखीय न्यायालय होने के कारण इसके जो आदेश हुआ करते थे, जो फैसले निकल के आते थे, वो जो है नज़ीर के तौर पे, मतलब विधि के तरीके से काम करते थे। तो अब क्या हुआ कि इनके और इनके दोनों के बीच में मतभेद होने लगा। क्या होने लगा? मतभेद होने लगा। और इसी मतभेद को दूर करने के लिए अगला एक्ट आता है जिसका नाम है एक्ट ऑफ सेटलमेंट, मतलब सारी चीज़ों को बंदोबस्त करना, सारी चीज़ों का बंदोबस्त करना। इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के नाम से जानते हैं। और उसमें हुआ क्या क्या, अब इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अब इतनी बात समझ में आ गई कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट तक क्या क्या हो गया था। ठीक, अब समझ में आ गया होगा। तो आगे देखते हैं क्या हुआ। अब आगे हुआ ये कि आता है जब दोनों सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल प्लस परिषद में मतभेद होता है तो क्या आता है, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट ये आ जाता है। ठीक, अब एक्ट ऑफ सेटलमेंट में क्या हुआ था? एक्ट ऑफ सेटलमेंट में क्या किया गया? एक्ट ऑफ सेटलमेंट में ये किया गया कि जो गवर्नर जनरल प्लस परिषद थी बंगाल में, उसको सुप्रीम कोर्ट के कार्य क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। पहला नंबर काम तो ये हो गया कि उसको जो है सुप्रीम कोर्ट के कार्य क्षेत्र से बाहर रख दिया गया। मतलब ये कि जो गवर्नर जनरल राजस्व संबंधी जो नीति बनाएगा या जो भी कानून बनाएगा उसकी ना तो विवेचना सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, ना तो उस पर कोई फैसला सुना सकता है। अब ये स्वतंत्र हो गए। अब ये अपना काम करते थे और ये अपना काम करते थे। ठीक, और दूसरी एक बात कही गई कि जो ये सुप्रीम कोर्ट है वो फैसला देते समय भारत के धर्म, जाति, क्षेत्रीय विविधता और संस्कृति को मद्देनज़र देखते हुए, मतलब उनको थोड़ी बहुत तवज्जो भी दी जाए, इसका प्रावधान भी इसी एक्ट में किया गया। तो इसमें क्या क्या हुआ, 81 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया। हमने इसमें बताया कि इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए, वही नोट डाउन करना है। पहला प्रावधान तो ये किया गया कि गवर्नर जनरल प्लस परिषद को सुप्रीम कोर्ट मतलब कलकत्ता, ये ध्यान दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। क्या कर दिया गया? बाहर कर दिया गया। समझ में आया? दूसरी चीज क्या हुई? दूसरी चीज ये हुई कि राजस्व संबंधी समस्त निर्णय गवर्नर जनरल प्लस परिषद लेता था। बस इतनी बात समझ लीजिए आप। इसमें यही इतना हुआ। क्या क्या हुआ
कि गवर्नर जनरल प्लस परिषद को सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। दूसरा, राजस्व संबंधी समस्त निर्णय गवर्नर जनरल प्लस परिषद लेता था। तीसरा एक काम इसमें और हुआ था, वो ये था कि सुप्रीम कोर्ट को आदेश दिया गया, सुप्रीम कोर्ट को कहा गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के लिए आदेशित शब्द का प्रयोग करना उसकी अवमानना होगी। सुप्रीम कोर्ट को कहा गया कि फैसला सुनाते समय भारत की संस्कृति, धर्म, जाति तथा विविधता को ध्यान में रखा जाए। आप समझ पा रहे हैं कि 1857 की क्रांति जो हुई थी वो कहीं न कहीं भारत की संस्कृति, धर्म, जाति तथा विविधता को ध्यान में नहीं रखा गया था। इसीलिए जो है आगे चल के आप देखेंगे कि एक क्रांति हो जाती है। इसकी सुगबुगाहट जो है वो अंग्रेज़ों को पहले से हो गई थी कि भारत के धर्म, जाति और संस्कृति से खिलवाड़ है, कि यहाँ के लोगों को सीधे सीधे छेड़ देना। तो उसने एक छोटा सा प्रावधान इसमें कर दिया था। हालांकि सिर्फ ये एक वही था कि जो है ज़्यादा कुछ इसमें बेहतर हो नहीं पाया। उसने सिर्फ कागजी प्रावधान किया और सिर्फ लॉलीपॉप टाइप का दे दिया और इसमें ज़्यादा कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं देखने के लिए मिल पाया। तो ये है 1781 का एक्ट। 1781 के एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है और गवर्नर जनरल की परिषद को सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। ऐसे ऐसे करके 3 काम किए गए। दूसरा काम क्या किया गया कि राजस्व संबंधी जो नियम, कानून, विधि सब बनने थे वो गवर्नर जनरल प्लस परिषद के हाथ में ही रख दिया गया। तीसरा कहा गया कि किसी भी निर्णय को लेते समय भारत में धर्म, जाति और विविधता को ध्यान में रखा जाए। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या होता है, अब 1781 आ जाता है, 1781 चला जाता है। तो फिर क्या आता है, फिर आता है 17। आप ऑर्डर देख लीजिएगा, पहली क्लास में हमने जो लिखा दिया है उसी के अनुसार हम लोग चल रहे हैं। तो 1781 के बाद आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। समझ में आया बात? अब हम कौन सा एक्ट पढ़ने जा रहे हैं? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अब देखिए ये क्या था, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। ये घोषणा करता था, ये तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें क्या हुआ, इसमें ये जो है बहुत अच्छा एक्ट था। अच्छा एक्ट से मतलब मेरा ये है कि इस एक्ट के माध्यम से सबसे पहले नंबर तो ये निश्चित किया गया कि जो प्रांतीय गवर्नर हैं उनको भी 3 सदस्यों की एक परिषद दी जाए और बंगाल के गवर्नर के पास जो 4 परिषद की सदस्य हुआ करती थी उसको भी 3 सदस्य की परिषद दी गई। समझ में आया? मतलब इसमें जो है बंगाल के जो गवर्नर थे, मैं लिख के बताता हूँ। इसमें क्या हुआ, पहला काम तो ये हुआ
पहला काम ये हुआ कि जो बंगाल बंगाल के गवर्नर जनरल की परिषद में अब 3 सदस्य होंगे। अब कितने सदस्य होंगे? 3 सदस्य होंगे। आप कमेंट करके बताइए कि 1773 में कितने सदस्य हुआ करते थे। दूसरा जो प्रावधान किया गया उसमें क्या किया गया? उसमें कहा गया कि जो प्रांतीय गवर्नर का मतलब क्या है? बम्बई प्लस मद्रास को भी 3 सदस्यों की एक परिषद दी गई। समझ पा रहे हैं आप लोग? क्या हुआ कि बंगाल के गवर्नर की परिषद में अब 3 सदस्य हो गए। और पहले कितने हुआ करते थे? पहले 4 सदस्य हुआ करते थे। पहले 4 सदस्य होते थे। 4 सदस्य होते थे। समझ में आया? बंगाल के गवर्नर जनरल की परिषद में अब कितने सदस्य होने लगे? अब होने लगे 3 सदस्य, और पहले कितने होते थे? 4 सदस्य होते थे। दूसरा काम ये किया गया कि प्रांतीय गवर्नर जो बम्बई और मद्रास को भी प्रांतीय गवर्नर को 3 सदस्यों की एक परिषद दे दी गई। मतलब अब प्रांतीय गवर्नर के पास भी एक परिषद दे दी गई। दूसरा और तीसरा काम क्या हुआ कि यहाँ पर अब इसको देख लीजिएगा, अब एक संस्था और आ रही है, नई संस्था आ रही है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। मतलब नियंत्रक मंडल। ठीक, इसको क्या कहेंगे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसके पहले हमने आपको एक संस्था बताई थी, सीओडी क्या मतलब था? सीओडी का मतलब था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, मतलब निदेशक मंडल। कौन सा मंडल? निदेशक मंडल। आशा है इतनी बात समझ में आ रही होगी कि ये जो सीओडी थे ये 24 सदस्य हुआ करते थे। कितने सदस्य होते थे निदेशक मंडल में? सदस्य 24 होते थे। अब 1784 के एक्ट के माध्यम से एक नई बॉडी जनरेट की गई। उस नई बॉडी का नाम क्या था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, मतलब नियंत्रक मंडल। और इसको अब हम बीओसी से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? जैसे उसको सीओडी से लिखते थे वैसे इसको बीओसी से लिख देंगे, आप समझ जाइएगा। अब ये जो नई बॉडी जोड़ी गई इसमें क्या क्या था? अब इसमें होते थे 6 सदस्य। कौन कौन क्या होता था? इसमें 6 सदस्य होते थे। किसमें? बोर्ड ऑफ कंट्रोल में। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल में जो 6 सदस्य हुआ करते थे वो कौन कौन से थे? एक तो है राज्य सचिव होता था। कौन होता था? राज्य सचिव होता था। दूसरा कौन होता था? एक चांसलर होता था। और क्या होता था? चार प्रीवी काउंसिल के 4 प्रीवी काउंसिल के सदस्य होते थे। ये सदस्य अब आप समझ पा रहे हैं? 4 प्रीवी काउंसिल के सदस्य, एक चांसलर, एक राज्य सचिव। और राज्य सचिव तो सीधे जो है वो ब्रिटेन संसद
ब्रिटेन संसद का मंत्री होता था, का मंत्री होता था। ठीक, क्या होता था? ब्रिटेन संसद का मंत्री होता था। कौन? राज्य सचिव। अब आप इतनी बात समझ गए। पहला काम क्या किया गया कि बंगाल के गवर्नर जनरल की परिषद में अब 3 सदस्य कर दिए गए, पहले 4 सदस्य होते थे। दूसरा, प्रांतीय गवर्नर बम्बई प्लस मद्रास को 3 सदस्यों की एक परिषद दी गई। मतलब पहले सिर्फ बंगाल को परिषद दी गई थी, अब प्रांतीय गवर्नरों को भी अपनी अपनी परिषद मिल गई। ठीक। दूसरा ये कहा गया, मतलब जब परिषद दी जाएगी तो ये भी कानून बना पाएंगे, मगर इनका बनाया गया कानून गवर्नर जनरल द्वारा एक बार अनुमोदित किया जाता था। ठीक। तो अब तीसरी चीज इसमें क्या आई? तीसरी चीज ये आई कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल नियंत्रक मंडल की स्थापना इसी में हो गई। अब सॉरी, इसमें कितने सदस्य होते थे? इसमें 6 सदस्य होते थे। 6 सदस्य में कौन कौन सा होता था? राज्य सचिव, ब्रिटेन, जो ब्रिटेन संसद का मंत्री होता था, एक चांसलर होता था, 4 प्रीवी काउंसिल के सदस्य होते थे। कहने का मतलब ये सब सदस्य ब्रिटिश सम्राट द्वारा नियुक्त होते थे। सम्राट द्वारा नियुक्त होते थे। अब आपको एक चीज बताएं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज। 1600 तक कंपनी ने व्यापार, 1600 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी को उसने एज ए सैनिक या अपना एक दूत बना के इंडिया में भेजा। दूसरा क्या किया उसने कि 1726 में उसने प्रांतीय गवर्नर डेवलप कर दिए और वो बता दिया कि वो सब भी विधि बना सकते हैं। 1773 के एक्ट के माध्यम से उसने शिकंजा कसा। शिकंजा कसने के बाद गवर्नर जनरल की परिषद में 4 सदस्यों, गवर्नर जनरल को एक 4 सदस्यीय परिषद दे दिया। तीसरा काम अब क्या हो गया? 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आता है, उसके माध्यम से ब्रिटिश संसद की जो मंशा होती है वो एकदम साफ झलकती है कि ये जो है भारत पे अपना उपनिवेशवाद थोपना चाहते हैं। और वो इस संस्था के गठन से एकदम स्पष्ट हो जाती है कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया वो ब्रिटिश संसद के द्वारा डायरेक्ट अपने मेंबर भेजे गए। और वहाँ पे ये कहा गया कि आप 6 सदस्य की एक कमेटी जाएगी और वो राज्य सचिव एक होगा जो ब्रिटेन संसद का मंत्री होगा, और एक चांसलर होगा, इसको भी ब्रिटेन का सम्राट नियुक्त करेगा। और एक जो 4 प्रीवी काउंसिल के सदस्य होते हैं, जैसे अपने यहाँ राज्यसभा होती है वैसे वहाँ प्रीवी काउंसिल होती है, तो 4 प्रीवी काउंसिल के सदस्य रख दिए गए इसमें। मतलब डायरेक्ट ब्रिटिश ताज ने इंडिया के अंदर अपना जो है इंटरफेरेंस कहीं ना कहीं वो दिखाने लगा था। और गजब की बात तो अब आगे होगी। अब क्या होगा? अब ये बात तो इतने तो उसमें प्रावधान किए गए, इतने क्या किए गए? प्रावधान किए गए। उसके साथ साथ उसने 2-3 शर्तें और रखी इसी एक्ट के माध्यम से। वो क्या क्या था वो मैं आपको दोहरा देता हूँ, आप देख लीजिए। आज अपना ये 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट समझ में आपको आ जाएगा। इसने जो और 3-4 शर्तें रखी वो क्या रखी? इसी में पहला पॉइंट उसने कहा कि अब भारत के अंदर कंपनी द्वारा लड़े गए, आप लोग भी लिख लीजिएगा, कंपनी द्वारा लड़े गए सारे युद्ध तथा जीते गए
सारे क्षेत्र, मतलब युद्ध लड़ा, कंपनी ने कुछ युद्ध लड़ा होगा तथा वो कुछ क्षेत्र भी जीता होगा। कंपनी लड़े गए सारे युद्ध तथा जीते गए सारे क्षेत्र अब ब्रिटिश ताज के माने जाएंगे, ब्रिटिश ताज के अधीन होंगे, अधीन होंगे। कहने का मतलब क्या है कि आज तक का जितना भी, चाहे क्लाइव हो, कॉर्नवालिस हो, वारेन हेस्टिंग हो, या जो भी जितनी भी मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बनाई गई कोठी हो, या व्यापार में किया गया कोई भी किसी भी प्रकार की व्यापार में की गई डील हो, या जो भी बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मद्रास, बम्बई के आसपास जो दीवानी या राजस्व प्राप्त करने का अधिकार हो, वो सारा अधिकार अब कहाँ शिफ्ट हो रहा है, वो इसी निदेशक, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल हमने बताया नियंत्रक मंडल का गठन हुआ है, अब उसमें समाहित होगा। मतलब अब वो सीधे सीधे पूरी राजनीति अपने कब्जे में करेंगे और कंपनी का सिर्फ क्या होगा, प्रतिनिधित्व होगा, कंपनी सिर्फ व्यापार करेगी। अभी हम बताते हैं आपको। तो भारत के अंदर कंपनी द्वारा लड़े गए सारे युद्ध तथा जीते गए सारे क्षेत्र अब ब्रिटिश ताज के अधीन होंगे। दूसरी एक चीज क्या कही गई, अब देखिए, ये दस्तावेज जो है पिट्स इंडिया एक्ट, ये यहाँ पे आप नोट डाल के लिख लीजिए, यहाँ नोट डाल के लिख लीजिए ये ब्रैकेट में, यह भारत के अंदर ब्रिटेन का प्रभुत्व, भारत के अंदर ब्रिटेन का, नहीं प्रभुत्व नहीं, प्रभुत्व शब्द गलत हो जाएगा, यह भारत के अंदर ब्रिटेन का उपनिवेश, उपनिवेश नहीं, ये भी गलत होगा, उपनिवेश भी नहीं, यह भारत के अंदर ब्रिटेन का आधिकारिक, आधिकारिक रूप से, आधिकारिक रूप से आधिकारिक रूप से लिया गया प्रथम, आधिकारिक रूप से लिया गया प्रथम दस्तावेज था। समझ में आया? ये पहला ऐसा एक्ट था जो पहली बार ये लिखित रूप से बताता था कि भारत के अंदर ब्रिटेन का आधिकारिक रूप से हस्तक्षेप है, या जो भारत के अंदर के जो क्षेत्र कंपनी द्वारा जीते गए हैं वो ब्रिटेन के आधिपत्य का पहला आधिकारिक रूप से ये दस्तावेज था। यह भारत के अंदर ब्रिटेन का आधिपत्य दिखाने वाला पहला दस्तावेज था। तो इसको मैं शुद्ध ही कर देता हूँ, या चलिए मैं ऐसे ही बता देता हूँ। इससे क्या हुआ कि भारत के अंदर जो कंपनी द्वारा लड़े गए सारे युद्ध तथा जीते गए समस्त जो क्षेत्र है वो ब्रिटिश ताज के अधीन होंगे। ये लिखित रूप से इस एक्ट के माध्यम से दिखाया गया। तो मतलब लिखित रूप से भारत के अंदर ब्रिटेन का आधिपत्य दिखाने वाला ये पहला दस्तावेज था। दूसरा क्या हुआ, दूसरा बात इसमें ये बताया गया कि भारत के राजा, भारत के राजाओं, भारत के राजाओं से युद्ध अथवा युद्ध और संधि करने से पहले कंपनी
सम्राट से, कंपनी सम्राट से क्या लेगी, परमिशन लेगी, मतलब आदेश लेगी, सम्राट से आदेश लेगी। समझ में आया कि भारत के राजाओं से अब किसी भी प्रकार की युद्ध होगा या किसी भी प्रकार की संधि होगी तो पहले कंपनी जो है वो सम्राट से, सम्राट का मतलब ब्रिटिश संसद कह सकते हैं आप, ब्रिटिश संसद से आदेश लेगी। पहले ऐसा नहीं था, पहले वो अपना लड़ते थे, युद्ध जीतते थे, अपने अपने हिसाब से गवर्नर जो होता था वो स्वतंत्र होता था, वो निर्णय ले लेता था। अब बात समझ में आ गई। तो इतनी दूर की बात आपको समझ में आई कि पिट्स इंडिया 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था उसमें क्या क्या हुआ, पहला काम क्या हुआ, दूसरा क्या हुआ, तीसरा क्या हुआ, आप लोग निकाल करिए। कि पहला काम ये हुआ, पहला काम तो ये हुआ कि जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उसमें 4 सदस्य हुआ करते थे, उन 4 सदस्यों को घटा के अब 3 कर दिया गया। ठीक, और जो प्रांतीय गवर्नर थे उनको भी 3 सदस्यों की एक परिषद दी गई। ठीक, अच्छा, और एक चीज इसमें थर्ड, आप एक चीज और लिख लीजिए, थर्ड चीज लिख लीजिए। थर्ड ये था कि जो प्रांतीय गवर्नर हैं उनको प्रांतीय सरकार भी कह सकते हैं, उनकी परिषद भी हो गई है। प्रांतीय सरकारों के, प्रांतीय सरकारों के विफलता पर, प्रांतीय सरकारों के विफलता पर ये जो गवर्नर जनरल था, विफलता पर गवर्नर जनरल उन्हें बर्खास्त कर सकता था। क्या कर सकता था, बर्खास्त कर सकता था। समझ में आया? प्रांतीय सरकारों की विफलता पर, प्रांतीय सरकार का मतलब क्या है यहाँ पे, प्रांतीय सरकार का मतलब यहाँ पे मद्रास के गवर्नर जनरल प्लस परिषद प्लस बम्बई के गवर्नर जनरल प्लस उनकी परिषद, ये है प्रांतीय सरकार का मतलब। और ये बंगाल का जो था ये गवर्नर जनरल था, ये तो सर्वशक्तिमान बनाया ही गया था। तो आप आशा इतनी बात पूरी समझ में आई होगी। एक बार इसको फिर से रिकॉल करते हैं और इसको लिखते हैं। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट की कुल जमा बातें। क्या करते हैं, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट की कुल जमा बातें। देखो हेडिंग डालिए, ऐसे ऐसे लिख लीजिए कि 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक, समझ में आया? अब इसमें पहली जो बात की गई वो क्या किया गया कि गवर्नर जनरल +4 की जो परिषद थी ये कहाँ थी, बंगाल में थी ना। कहाँ पे ये परिषद थी, ये बंगाल में थी, आप जानते हैं। इसको क्या कर दिया गया, अब इसको कन्वर्ट कर दिया गया गवर्नर जनरल +3। ठीक ना, ये कहाँ की लोकेशन है, बंगाल की, आप लिख लीजिए। ठीक, दूसरा क्या किया गया, दूसरा यह किया गया कि जो प्रांतीय गवर्नर थे, मतलब बम्बई के गवर्नर, बम्बई के गवर्नर प्लस मद्रास के गवर्नर को भी 3 सदस्य, देखो इसको 3 सदस्य दे दिए गए, और मद्रास का जो गवर्नर था उसको भी 3 सदस्य दे दिए गए, और ये भी 3 सदस्य दे दिए गए। तो अभी तक गवर्नर हुआ करता था, सिर्फ गवर्नर हुआ करता था वहाँ के प्रेसिडेंसी में।
अब उसको भी 3 सदस्य की एक परिषद दे दी गई, ठीक ना, 3 सदस्य की एक परिषद दे दी गई। तो ये जो है प्रांतीय सरकारें हो गई, मतलब ये बम्बई जो प्रांत है उसकी सरकार है और ये मद्रास प्रांत की सरकार है। समझ में आया? तो इनको भी 3 सदस्यों की एक परिषद दे दी गई। तीसरा काम क्या हुआ, एक नियंत्रक बोर्ड, एक नियंत्रक बोर्ड या नियंत्रक मंडल, आप बोर्ड को भी हिंदी में लिख लीजिए, नियंत्रक मंडल, एक नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई। और इसमें क्या होते थे, इसमें 6 सदस्य थे, अभी मैंने आपको बताया। और ये सारे कहाँ से आते थे, ब्रिटेन के सम्राट द्वारा, ब्रिटेन के सम्राट द्वारा नियुक्त होते थे, द्वारा मनोनीत कह लीजिए आप, मनोनीत होते थे। समझ में आया? नियंत्रक मंडल एक बना दिया गया जिसमें 6 सदस्य हुआ करते थे और ये 6 के 6 सदस्य ब्रिटेन के सम्राट के द्वारा मनोनीत होते थे। ये इतनी बात समझ में आई। तीसरा क्या कहा गया कि कंपनी द्वारा अर्जित क्षेत्र, जो कंपनी द्वारा अर्जित क्षेत्र है वो किसका हो जाएगा, अब वो ब्रिटिश ताज का माना जाएगा। किसका माना जाएगा, ब्रिटिश ताज का माना जाएगा, ब्रिटिश ताज का माना जाएगा, ठीक ना, ये ब्रिटिश ताज का माना जाएगा। फिर दूसरा क्या कहा गया कि भारत के राजाओं से चाहे संधि हो और चाहे युद्ध हो, वो किसके आदेश पे होगा, वो सम्राट के आदेश पर, सम्राट के आदेश पर होगा, ठीक ना। इसी बात समझ में आ गई। और चौथी बात जो कही गई थी वो उसमें क्या कहा गया था, चौथी बात क्या, पांचवी बात, उसमें पांचवी बात ये कही गई थी कि जो है प्रांतीय सरकारों, मतलब बम्बई और मद्रास, तो इनको क्या कह सकते हैं, प्रांतीय सरकारों की विफलता पर जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, बंगाल का गवर्नर जनरल बर्खास्त कर सकता था। क्या कर सकता था, बर्खास्त कर सकता था, ठीक ना। लिख नहीं पा रहे हैं आप, बंगाल का गवर्नर जनरल इसको क्या कर सकता था, बर्खास्त कर सकता था। किसको कर सकता था, प्रांतीय सरकारों की विफलता पर बंगाल का गवर्नर जनरल बर्खास्त इनको कर सकता था। दूसरी एक चीज ये भी समझिए आप कि जो निर्णायक मत हुआ करता था वो गवर्नर जनरल दे सकता था। ये सारी चीजें हो गई। अब इतनी बात आपको आशा है मेरी, आप समझ गए होंगे कि इस पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से कितनी सुनियोजित तरीके से एक लाइन बोल के एकदम से ब्रिटिश का जो आधिपत्य है वो भारत पे एक एक्ट के माध्यम से दर्शा दिया जाता है और ये लिखित रूप से दिया जाता है। मतलब अभी तक इस एक्ट के पहले ऐसा कोई लिखित दस्तावेज कंपनी या ब्रिटिश संसद द्वारा नहीं जारी किया गया था जिससे ये दिखाया जा सके कि हाँ ब्रिटेन का जो उपनिवेशवाद है वो भारत की ओर अग्रसरित है, या ब्रिटेन का कोई भी आधिपत्य का क्षेत्र इंडिया के अंदर है। इसका कोई लिखित दस्तावेज नहीं था, मगर ये पहला ऐसा लिखित दस्तावेज था जो ये दिखाता था कि जो है कंपनी के द्वारा अर्जित क्षेत्र किसके माने जाएंगे, ब्रिटिश ताज का माना जाएगा। मतलब लिखित रूप से ये बता दिया गया कि भारत में ब्रिटेन का आधिपत्य है। तो आशा है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब तक का जो स्ट्रक्चर है वो निकल के क्या आता है उसको भी आप लोग को एक बार देख लीजिए फाइनली, और इसी के बाद आज की क्लास समाप्त करते हैं। कल की क्लास में हम लोग 1786, ये 1784 हो गया, 1786 का एक्ट और 1793 का एक्ट पढ़ेंगे। उसके बाद 1893
13 का एक्ट पढ़ेंगे, वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। आशा है इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गया हो तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर लिया करिए। सब्सक्राइब के लिए बोलें या फिर आप उसको देख लिया करिए। सब्सक्राइब अगर ना करने का मन हो तो मत किया करिए। दूसरा, हाँ, तो अभी तक का जो डिजाइन है वो क्या निकल के आया है, एक COD है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जिसमें कितने सदस्य हैं, 6 सदस्य, 24 सदस्य। कितने सदस्य हैं, 24 सदस्य। दूसरा क्या है, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, ठीक ना, और ये जो है ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल है। निदेशक मंडल को क्या कहा जाएगा, हाँ ये तो COD था ही, इसको तो हमने बताया ही था, ठीक है। फिर दूसरा क्या हुआ, एक हुआ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, दूसरी एक संस्था आ गई है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, है ना। आपने देखा ना कि 1784 के एक्ट के माध्यम से क्या आ गया, क्या आ गया भैया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। मतलब इसमें कितने सदस्य, 6 सदस्य। समझ पा रहे हैं, इसमें कितने सदस्य, 6 सदस्य, इसमें 24 सदस्य, इसमें 6 सदस्य। तो अब भारत में गवर्न करने के लिए क्या क्या हो गया, एक तो COD हो गया, ये 24 सदस्य, मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल, मतलब ये निदेशक मंडल, यहां लिख दे रहे हैं निदेशक मंडल, ठीक। ये क्या है, नियंत्रक मंडल। समझ में आया। अभी तक क्या होता था, सिर्फ निदेशक मंडल हुआ करते थे और गवर्नर जनरल हुआ करता था, प्लस उसकी परिषद होती थी, ठीक। ये बंगाल में था और मद्रास उसमें सिर्फ जो है गवर्नर हुआ करता था। अब इसके माध्यम से क्या हो गया कि जो निदेशक मंडल थे ये तो हैं ही 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से एक नई संस्था नियंत्रक मंडल को भी भारत में जोड़ दिया गया। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये 24 सदस्य जो थे ये भी हैं, ये 6 सदस्य और जोड़ दिए गए। तो ये 24 जो सदस्य हैं ये सिर्फ क्या देखते हैं, व्यापार देखते हैं कंपनी का, और ये जो 6 सदस्य हैं ये क्या करते हैं, राजनीति करते हैं। आप लोग समझ पा रहे हैं कि काम बांट दिया गया कि व्यापार भी चलता रहे और राजनीति भी चलती रहे। तो इसी ये जो फ्रेम है इसको जो है द्वैध शासन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यही क्या है बच्चों, यही है द्वैध शासन, यही है द्वैध शासन। समझ में आया कि एक तरफ व्यापार को गवर्न कर रहा है एक संस्था राजनीति को गवर्न कर रहा है, तो ये क्या है, द्वैध शासन। तो आप ये देख रहे हैं कि जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है उसमें बहुत सारे प्रावधान के माध्यम से कंपनी ने भारत में और कंपनी के ऊपर भारत में ब्रिटिश संसद ने डायरेक्ट एक्शन लेना शुरू कर दिया था, ताकि वो अपना जो भी क्षेत्र है, जो भी उपनिवेशवाद है उसको भारत पे स्थापित कर सके। आशा है ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और बेहतर क्लास के बाद। धन्यवाद।